हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा स्टूडेंट्स कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस कर्व एंड हाउ टू ड्रा रेजोनेंस कर्व। इस वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट्स एक नया टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है बैंडविड्थ। बट बैंडविड्थ पढ़ने से पहले आपको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हाफ फ्रीक्वेंसी नहीं जानते हो तो आप बैंडविड्थ को डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो ये स्टूडेंट्स, इसमें जो भी कंटेंट हैं, जो भी चीज़ें इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी कैलकुलेशन इसके और जो भी डेरिवेशन इसके मैं बताने जा रहा हूँ, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप अपने यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देखिएगा, 10 पेपर में से 8 बार इससे रिलेटेड डेरिवेशन या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, मैं ये आशा करता हूँ कि आप बहुत केयरफुल होकर ये वीडियो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। बट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पढ़ने से पहले थोड़ी सी रेजोनेंस कर्व पे बात की जाए। ये देखिए, आपको रेजोनेंस कर्व याद होगा कि इस तरह का कुछ ग्राफ आया था और शुरू में फ्रीक्वेंसी जब बहुत कम थी तो करंट की वैल्यू भी बहुत कम थी, फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी तो करंट भी बढ़ रहा था, और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही थी जहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जा रही थी। और फिर उसके बाद जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी तो करंट धीरे धीरे डिक्रीज हो जा रहा था, और फिर हाई फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू बहुत मिनिमम हो जा रही थी। तो ये तो स्टूडेंट्स रेजोनेंस कर्व में ये चीज़ें हमें सीखा हम लोगों ने पिछले वीडियो में। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम हो रहा है, और करंट अगर मैक्सिमम होगा तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पावर भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मीन्स ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पर सीरीज आरएलसी सर्किट में जो पावर कंजम्पशन हो रहा है वो मैक्सिमम हो जाता है, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ स्टूडेंट्स, जो मैंने फ्रीक्वेंसी का नाम लिया है वो देखिए लिखा है इसमें हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो नाम से ही ये पकड़ में आ रहा है, ये देखिए ना, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मीन्स ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पावर जो है वो अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाए। उस फ्रीक्वेंसी को आप किस नाम से बोलोगे? तो दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। नाम, इसके नाम में ही सारी राज इसके नाम में ही छुपा हुआ है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पावर अपने मैक्सिमम का क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है कि एफ फ्रीक्वेंसी एट विच पावर जो है वो अपने मैक्सिमम का क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। और जहाँ पर मैक्सिमम हो जा रहा था, जहाँ पावर मैक्सिमम हो रहा था वो तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी था, लेकिन मैक्सिमम का आधा जहाँ हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो ये तो स्टूडेंट्स हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को हमने पावर के टर्म में डिफ़ाइन किया। ज़रा करंट के टर्म में डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को भी हमने दो तरीके से डिफ़ाइन किया था। एक तो हमने पावर के टर्म्स में तो डिफ़ाइन किया था कि जहाँ पावर मैक्सिमम हो जाए, करंट के टर्म में भी डिफ़ाइन किया था कि जहाँ पर करंट मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ भी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जब पावर अपने मैक्सिमम का हाफ हो रहा है तो करंट की क्या स्थिति रह रही है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए P प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, P प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू P, आप इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू P। तो I की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट P। तो यहाँ पर देखिए I और P का जो रिलेशन आया वो देखिए I प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ P, मीन्स जिस फैक्टर से P चेंज होगा उस फैक्टर के स्क्वायर रूट से I चेंज होगा। यहाँ पे देखिए I प्रोपोर्शनल टू रूट P आया है, नॉट P, रूट P, अंडर रूट में P। तो जिस फैक्टर से पावर चेंज होगा उस फैक्टर के स्क्वायर रूट से करंट चेंज होगा। सपोज अगर पावर 4 टाइम्स हो जा रहा है तो कितने फैक्टर से चेंज हुआ, 4। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब पावर करंट जो है वो डबल हो जाएगा। अगर पावर 4 गुना होता है तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मीन्स जैसे जैसे पावर जिस फैक्टर से चेंज होगा आप उसका स्क्वायर रूट कर लो, तो उस स्क्वायर रूट से करंट की वैल्यू चेंज होगी। तो अब हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे पावर मैक्सिमम का आधा हो रहा है। तो अगर पावर स्टूडेंट्स मैक्सिमम का आधा हो रहा है तो
आधा का जो स्क्वायर रूट होगा, हाफ का जो स्क्वायर रूट होगा क्या होगा, 1/√2। इसका मतलब करंट जो है वो मैक्सिमम का 1/√2 हो जाएगा। भाई पावर अगर मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम, और यहाँ 2 है तो देखिए यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो √2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे आप हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को एक और तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हो, या यूँ कह लीजिए कि अगर करंट के टर्म में डिफ़ाइन करना हो तो यू कैन डिफ़ाइन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ करंट अपने मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को आप क्या कहेंगे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को हमने दो तरीके से डिफाइन कर लिया। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को मैंने इम्पीडेंस के टर्म में भी डिफाइन किया था। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आरएलसी सर्किट का इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है और उसकी वैल्यू आर हो जाती है। तो यहाँ ज़रा चेक करते हैं कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जेड की वैल्यू कितनी हो जा रही है। भाई वहाँ तो आर हो गई थी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आर हो गई थी, लेकिन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे ज़रा चेक करते हैं कि वैल्यू कितनी होती है। तो कैसे चेक करेंगे, तो भाई हमें रिलेशन पता है कि जेड इक्वल टू वी बाई आर, जेड इक्वल टू वी बाई आर मीन्स जेड प्रोपोर्शनल टू 1/i। तो अब इनवर्स रिलेशन है, मीन्स जिस फैक्टर से आई चेंज होगा उसके इनवर्स फैक्टर से जेड चेंज होगा, और अगर आई मैक्सिमम होगा तो जेड मिनिमम होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आई मैक्सिमम हो रहा है तो जेड क्या हो जाएगा, मिनिमम, और आई देखिए किस फैक्टर से चेंज हो रहा है, 1/√2 से। तो जेड जो है वो कितने फैक्टर से चेंज होगा, *√2 से। भाई 1/√2 का इन्वर्स क्या होगा, 1/√2 का इन्वर्स क्या होगा, ×√2, यानी कि z जो है वो अपने मिनिमम वैल्यू का √2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ z मिन मैंने क्यों लिखा है, अरे भाई इन्वर्स रिलेशन है ना, तो अगर ये मैक्सिमम हो रहा है तो z पक्का है मिनिमम होगा, और ये तो आप समझ ही गए कि इन्वर्स फैक्टर, तो 1/√2 का इन्वर्स फैक्टर *√2। इसका मतलब यू कैन डिफाइन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ z की ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पर इम्पीडेंस अपने मिनिमम वैल्यू का √2 टाइम्स हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को आप क्या कहोगे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। मीन्स यू कैन डिफाइन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इन 3 वेज। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पावर, सेकेंड वन इज इन टर्म्स ऑफ करेंट, एंड थर्ड वन इज इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस। तो यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे पावर अपने मैक्सिमम का आधा हो रहा है। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जहाँ पावर आधा हो जाए उसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अरे भाई पावर आधा नहीं हो जाए, पावर अपने मैक्सिमम का आधा हो जाए, इस बात का ध्यान देना है आपको, पावर अपने मैक्सिमम का आधा हो जाए। तो पावर देखिए अपने मैक्सिमम का आधा हो जाए, या करंट अपने मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स हो जाए, या इम्पीडेंस अपने मिनिमम का √2 टाइम्स हो जाए। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जेड मिनिमम की वैल्यू सीरीज सर्किट में कितनी आई थी, आर। तो यहाँ देखिए मैंने जेड मीन की जगह क्या रख दिया, आर रख दिया, यानी कि एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस बिकम्स √2 इंटू आर। तो जरा ये देखते हैं कि जो हमारा रेजोनेंस कर्व आया था उसमें हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है कहाँ पे, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास जो रेजोनेंस कर्व था वो करंट का था, इसका मतलब हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को हम करंट के टर्म्स में ज़रा देखो तो ये देखिए कितना आया है, I max/√2, और 1/√2 को आप कैलकुलेट करके देखिएगा 0.707 आता है। मीन्स इसके करिस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो इसको ज़रा हम अपने रेजोनेंस कर्व पे देखते हैं कि ये पॉइंट आ कहाँ रहा है। बट इसको देखने से पहले एक बार मैं फिर से स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा कि ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग चीज़ है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ देखिए मैंने बाइफरकेट करने के लिए इसी के जस्ट बगल में मैंने लिख रखा है कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पावर अपने मैक्सिमम का हाफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पावर अपने मैक्सिमम का √2 हो रहा है।
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे करंट कितना हो रहा है, 1/√2 हो रहा है, मैक्सिमम √2 हो रहा है। यहाँ पे जेड जो है वो मिनिमम हो रहा है और उस मिनिमम की वैल्यू आर हो रही है, और यहाँ पे जो जेड है वो √2 जेड बिन हो रहा है, मीन्स √2 आर हो रहा है। तो बोथ फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए इस हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को हम अपने रेजोनेंस कर्व पे देखते हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग देखते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है। तो ये देखिए, ये था आई मैक्स का पॉइंट, ये इस एक्सिस पे आई है, तो ये आई मैक्स की वैल्यू थी, और आई मैक्स √2 यहाँ पे कहीं आएगा भाई 0.5, तो ये होगा 0.5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ मैंने ले लिया। अब यहाँ से मैंने देखा कि ये वाली जो लाइन है इस ग्राफ को दो जगह कट की, और दो जगह कट करनी है क्योंकि ये ग्राफ सिमेट्रिकल आया था। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो रेजोनेंस कर्व होता है ये इस लाइन के इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ऐसी लाइन जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से होके जाती है। ये देखिए ना, ये लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिकल ग्राफ है, इसीलिए दो जगह कट किया है। और वैसे भी जेड के फार्मूले में या आई के फार्मूले में जो ओमेगा का टर्म है वो स्क्वायर में है, तो जाहिर सी बात है जब हम ओमेगा का कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो उसकी दो वैल्यूज आएंगे। इसीलिए यहाँ पे ये जो लाइन है ये दो जगह कट किया है, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आई है ये आई है ω1 और ω2, और यही जो दोनों फ्रीक्वेंसी है यही स्टूडेंट्स हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है। यही फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो जो हाइयर वाली फ्रीक्वेंसी है उसको आप हाइयर या फिर अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, और जो लोअर वाला है उसको आप लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पावर जो है वो मैक्सिमम का हाफ हो रहा है, और उससे पहले या हाइयर के बाद पावर जो है वो अपने मैक्सिमम के हाफ से भी कम हो जा रहा है। ये देखिए ना, यहाँ तो मैक्सिमम है और वो मैक्सिमम से भी कम इस रेंज के बाहर। बहरहाल उस पर बात नहीं करेंगे हम। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और हाफ पावर पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, हाफ पावर पॉइंट। एक और इसका नाम है, मैं लिख ही देता हूँ, 3 dB फ्रीक्वेंसी। मैं बताऊँगा नहीं क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि आपको dB के बारे में नहीं पता है, बस आप ऐसे ही जान लीजिए जनरल नॉलेज के लिए 3 dB फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंडविड्थ क्या होता है और बैंडविड्थ का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और उसकी मदद से हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।